उत्तर कोरिया। जब भी ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मिसाइलें, सैन्य परेड, एक तानाशाह। लेकिन हेडलाइंस के पीछे वहां रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों का क्या? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है? आज हम इसी दुनिया की सबसे भयानक तानाशाही के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वहां लोग अपना हर दिन कैसे गुजारते हैं। जरा इस कानून के बारे में सोचिए कि अगर कोई एक शख्स कोई जुर्म करे तो सजा उसके बच्चों और पोते पोतियों को भी मिले। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये उत्तर कोरिया की कड़वी सच्चाई है। इसे कहते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन। और यही वो कानून है जिसने शिन डोंग ह्युक की पूरी जिंदगी जन्म से ही तय कर दी थी, क्योंकि उनका जन्म ही एक राजनीतिक जेल कैंप के अंदर हुआ था। शिन डोंग ह्युक की कहानी सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो कैंप नंबर 14 में पैदा हुए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके चाचा दक्षिण कोरिया भाग गए थे, बस। उनका बचपन पेट भरने के लिए मक्के के दलिए के साथ चूहे और घास खाकर गुजरा। और फिर जब वो सिर्फ 13 साल के थे, सोचकर देखिए, सिर्फ 13 साल के, तो उन्होंने बस थोड़ा ज्यादा खाना मिलेगा इस उम्मीद में अपनी ही माँ और भाई के भागने के प्लान की खबर गार्ड्स को दे दी। और इनाम में उन्हें अपनी आंखों के सामने उन दोनों को फांसी पर लटकते देखने के लिए मजबूर किया गया। आखिरकार 23 साल की उम्र में वो उस नर्क से भागे। कैसे? अपने दोस्त की लाश पर चढ़कर, जो बिजली की बाड़ पर चढ़ते हुए मारा गया था। शिन की ये कहानी अकेली नहीं है। ये हमें उस बड़े क्रूर सिस्टम की तरफ ले जाती है जो इस तरह के दमन को मुमकिन बनाता है। सवाल ये है कि आखिर एक सरकार अपने ही लोगों पर इतना कंट्रोल, इतना जुल्म कैसे कर सकती है? और इसकी जड़ें जाती हैं किम परिवार के शासन तक। मतलब यहाँ सरकार ही सब कुछ तय करती है। कहाँ रहना है, क्या काम करना है, क्या पढ़ना है, किससे शादी करनी है, सब कुछ। यहाँ तक कि कौन से कपड़े पहनने हैं और बाल कैसे कटाने हैं, ये भी सरकार तय करती है। जी हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सिर्फ 15-15 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल की लिस्ट है, और उन्हीं में से कोई एक चुनना होगा। सोचिए जरा। अब इस पूरे कंट्रोल के सिस्टम की बुनियाद है सोंगबुन प्रणाली। ये क्या है? इसे एक तरह की जाति व्यवस्था समझ लीजिए, लेकिन ये जन्म पर नहीं, बल्कि सरकार के प्रति वफादारी पर आधारित है। इसमें 3 मेन क्लास हैं। सबसे ऊपर कोर क्लास, यानी सरकार के पक्के वफादार। बीच में है वेवरिंग, मतलब जिन पर थोड़ा शक है। और सबसे नीचे हॉस्टाइल क्लास, जिन्हें सरकार अपना दुश्मन मानती है। किसी को कैसा घर, कैसा खाना, कैसी पढ़ाई मिलेगी, ये सब कुछ ऐसी सोंगबुन क्लास से तय होता है। और यहीं पर वो गिल्ट बाय एसोसिएशन वाला क्रूर कानून फिर से सामने आता है। मतलब अगर किसी एक शख्स ने सरकार के खिलाफ कुछ किया, मान लीजिए देश से भागने की कोशिश की, तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी, नहीं, उसके माँ बाप, भाई बहन, बच्चों और यहाँ तक कि पोते पोतियों तक को जेल में सड़ना पड़ेगा। एक गलती और 3 पीढ़ियां बर्बाद। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सरकार इतने लोगों पर ऐसा कंट्रोल बनाए कैसे रखती है? लोग बगावत क्यों नहीं करते? इसका जवाब है दिमागी कंट्रोल, मनोवैज्ञानिक तरीकों में। और इसके 2 सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, जबरदस्त प्रोपेगेंडा, और दूसरा, देश को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देना। इस तस्वीर को देखिए। ये रात में कोरियाई प्रायद्वीप की सैटेलाइट इमेज है, और ये तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। एक तरफ देखिए दक्षिण कोरिया और चीन रोशनी से कैसे जगमगा रहे हैं। ये तरक्की है, ये जिंदादिली है। और फिर उनके ठीक बीच में देखिए उत्तर कोरिया, एक पूरा का पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ, एक काला धब्बा। ये अंधेरा सिर्फ बिजली की कमी नहीं दिखाता, ये उस देश की गरीबी, उसके अकेलेपन और बाकी दुनिया से कटे होने की एक खामोश लेकिन बहुत जोरदार गवाही है। यहाँ किम परिवार को किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि भगवान की तरह पूजा जाता है। इसे कहते हैं कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। हर घर में, हर दफ्तर में, हर बिल्डिंग में उनकी तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। और लोगों को क्या सिखाया जाता है कि अगर कभी आग लगे तो अपने बच्चों को बचाने से पहले इन तस्वीरों को बचाना है। स्कूलों में बच्चों को मनगढ़ंत कहानियां पढ़ाई जाते हैं, जैसे किम जोंग उन ने 3 साल की उम्र में ही बंदूक चलाना सीख लिया था। मतलब सच और झूठ के बीच की लकीर ही मिटा दी गई है। और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी कंट्रोल पूरा है। वहां का इंटरनेट समझिए एक ऐसा बंद कमरा है जहां आपके और कंप्यूटर के बीच एक लाइब्रेरियन बैठा है जो आपकी हर सर्च पर नजर रखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के फोन में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है जो रैंडमली कभी भी स्क्रीनशॉट लेकर सीधा सरकार को भेज देता है।
मतलब किसी की प्राइवेसी जैसी कोई चीज है ही नहीं। इतना सब कुछ जानने के बाद दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या इस तरह का टोटल कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए कायम रह सकता है? इतिहास तो यही बताता है कि शायद नहीं, और इस दीवार में भी अब दरारें पड़ने लगी हैं। और ये बदलाव आ रहा है एक बिल्कुल अनपेक्षित जगह से। इसकी शुरुआत हुई 1990s के दशक में, जब देश में एक भयंकर अकाल पड़ा। उस तबाही के बीच से ही बदलाव की एक खामोश क्रांति ने जन्म लिया। जब सरकार का राशन सिस्टम पूरी तरह से ढह गया, तो लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो भूखे मरे या फिर कुछ करे। तो लोगों ने खुद ही छोटे छोटे बाजार बनाने शुरू कर दिए, जिंदा रहने के लिए। इन्हीं अवैध ब्लैक मार्केट्स को जंग बांडांग कहा जाता है, और आज यही बाजार ज्यादातर उत्तर कोरियाई लोगों की कमाई का, उनके गुजारे का मुख्य जरिया बन चुके हैं। और इस पूरी आर्थिक क्रांति की हीरो कौन है? महिलाएं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन सच है, क्योंकि पुरुष तो सरकार की उन नौकरियों से बंधे हैं जहां तनख्वाह ना के बराबर मिलती है। इसलिए महिलाएं इन बाजारों में सामान बेचकर घर चला रही हैं। असल में आज एक औसत परिवार की 70% से ज्यादा कमाई इन्हीं महिलाओं की वजह से हो रही है। तो कहा जा सकता है कि असल में घर अब वही चला रही हैं। लेकिन इन बाजारों में सिर्फ खाने पीने का सामान या कपड़े ही नहीं बिक रहे। एक और चीज है जो यहाँ से फैल रही है, एक ऐसी चीज जो इस तानाशाही के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो है इन्फॉर्मेशन, जानकारी। छोटी छोटी यूएसबी स्टिक्स पर दक्षिण कोरियाई फिल्में, टीवी शो, गाने, सब कुछ स्मगल होकर देश के अंदर आ रहा है। और ये सरकार के सालों से बनाए गए झूठे प्रोपेगेंडा के महल को धीरे धीरे तोड़ रहा है। और अगर किसी को शक है कि इसका कितना असर हो रहा है, तो जरा ये आंकड़े देखिए। हाल ही में जो लोग देश छोड़कर भागे हैं, उनमें से 81% लोगों ने माना कि उनके पास विदेशी मीडिया वाली यूएसबी स्टिक्स थी। और इन यूएसबी स्टिक्स में से 98% में अवैध विदेशी फिल्में और शो थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाहरी दुनिया की सच्चाई अब घर घर पहुंच रही है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है, ये जो अवैध बाजार है और छिप छिप कर साथ में विदेशी शो देखने का जो काम है, ये लोगों के बीच फिर से विश्वास पैदा कर रहा है। सोचिए, जिस सरकार ने दशकों तक लोगों को एक दूसरे का जासूस बनाकर उनका भरोसा तोड़ा, आज वही लोग एक साथ कानून तोड़कर एक दूसरे पर दोबारा भरोसा करना सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। तो इन सब बदलावों को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तानाशाही की लोहे जैसी पकड़ अब वाकई कमजोर हो रही है? क्या आज़ादी का कोई भविष्य है? ऐसा लगता है कि हाँ, इस शासन की नींव वाकई 3 बड़ी वजहों से हिल रही है। पहला, ये बाजार जिन्होंने सरकार के कंट्रोल से बाहर एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन का बहाव जो यूएसबी स्टिक्स के जरिए सरकारी झूठ की पोल खोल रहा है। और तीसरा, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। अब रिश्वत एक आम बात हो गई है, जिसकी वजह से सरकार के सख्त से सख्त नियम भी तोड़े जा सकते हैं। और आखिर में उत्तर कोरिया की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और शायद सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि अपने जीवन की बागडोर, यानी क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, किससे मिलना है, इन छोटे छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी फैसलों की ताकत कभी भी किसी भी सरकार के हाथ में पूरी तरह नहीं सौंपनी चाहिए। ये वो आज़ादी है जिसकी कीमत शायद हम रोज़ महसूस भी नहीं करते, लेकिन जिसके बिना जिंदगी शायद जिंदगी ही नहीं रहती।